खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत हो। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत हो। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समाधान स्टडी IQ। मैं आज आपके सामने लाई हूँ इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। एक बात और कहूँगी फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवाने वाली हूँ आपको, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुग़ल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुँची? इसका आंसर है जहांगीर। मुग़ल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंची? तो जहांगीर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रकाष्ठा आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रकाष्ठा जो होता है इसका मतलब होता है चरम सीमा। और एक वर्ड और देखने को मिल रहा है चित्रकला। तो चित्रकला मतलब होता है चित्र बनाने की कला। तो ये जो जहांगीर थे ना, ये चित्रकला में बहुत ज़्यादा निपुण थे, ठीक है। इसलिए इनके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। ये कहते थे कि कोई भी चित्रकार अगर चित्रकारी करते हैं तो मैं आसानी से उस चित्रकारी को देखकर पहचान सकता हूँ कि ये चित्रकारी किस चित्रकार ने की है, ठीक है। चलिए इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखा जाता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं कि जहांगीर के समय में मुग़ल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव और गहरा हो गया, जो कि अकबर के काल में शुरू हुई थी। हुमायूं के समय मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ी थी। ये तीनों जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। हुमायूं के समय मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ी थी। नींव मतलब होता है, एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बताती हूँ कि नींव मतलब होता है किसी भी भवन की जो दीवार होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है, जो ज़मीन के नीचे रहता है, उसको नींव कहते हैं, ठीक है। तो हुमायूं के समय मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ी थी, अकबर के काल में शुरू हुई थी, और विख्यात मतलब गहरा प्रभाव, ठीक है, चरमोत्कर्ष, ये सारे वर्ड जो है जहांगीर के समय में मुग़ल चित्रकला का मतलब प्रख्यात हुआ था, विख्यात हुआ था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चलिए, क्या है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि शासन काल मतलब शाहजहां जो थे उनके समय मतलब उनके द्वारा जो बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी उनके शासन काल में, ये सारी इमारतें के कारण ही शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। ये कौन कौन सी इमारतें थी? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, शीश महल, ये सारे जो थे वो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। इमारत का मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ और देखने को मिल रहा है, हिंदी और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम ताजमहल में देखने को मिलता है। तो आप सभी को फ्रेंड्स पता है कि ताजमहल जो है आगरा में है और ये यमुना नदी किनारे में स्थित है। तो ताजमहल जो है इसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? तो इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगर बात कही जाए रूपरेखा की कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की है? उस्ताद ईशा ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। ताजमहल को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है? 1983 में। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर है उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षियों की बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। ऐसे तो जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है। 2-3 चित्रकार के ही नाम आपको याद रखना, जैसे कि अबुल हसन हो गए, मतलब उस्ताद मंसूर हो गए, फारूक बेग हो गए। ये सब सारे कुछ कुछ चित्रकार हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जहाँ सारे क्वेश्चन सारे चित्रकार नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो उस्ताद मंसूर थे ये पक्षियों की बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, ठीक है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीढ़ी कलम की उपाधि दी थी?
किसे दी थी? अबू समद को दी थी। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित था? अकबर। ठीक है, दसवंत जो थे वो अकबर के शासनकाल के चित्रकार थे। जहांगीर ने इंग्लिश मैन की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? ठीक है, जहांगीर ने इंग्लिश मैन की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? वे थे विलियम हॉकिंस। ये जो विलियम हॉकिंस के बारे में बताती हूँ, तो विलियम हॉकिंस जो है एक यूरोपीय यात्री था। ठीक है, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1609 में। ऐसे तो बहुत सारे यूरोपीय यात्री थे जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे, लेकिन जो ये विलियम हॉकिंस थे, ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के शासनकाल में आए थे, जिन्होंने जहांगीर ने इंग्लिश मैन की उपाधि विलियम हॉकिंस को प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे अबू समद और उस्ताद मंसूर। तुरंत मैंने बताया था आपको। उस्ताद मंसूर ने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। मैंने अभी जस्ट तुरंत आप सभी को बताया था कि उस्ताद मंसूर को पक्षियों की चित्रकारी करने का बहुत शौक था। ठीक है, वे पक्षियों की चित्रकारी करते थे, तो उन्होंने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ थर्ड ऑप्शन आपको देखने मिल रहा औरंगजेब। औरंगजेब ने शराब पर प्रतिबंध लगा दी थी। ठीक है, औरंगजेब का एक और नाम है आलमगीर। ठीक है, औरंगजेब का एक और नाम है आलमगीर, और मतलब कि ये जहांगीर का एक और नाम है सलीम। ठीक है, चलिए कुछ इसके महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जहां अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल से अंतर्गत थे? औरंगजेब। मरियम उस जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर। और बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। ये जो औरंगजेब थे ना, ये इनका जो बचपन का अधिकांश समय था ये नूरजहां के पास ही बीता था। आप सभी को पता है कि औरंगजेब का नाम आलमगीर था, मैंने जस्ट बताया है। औरंगजेब के जो गुरु थे वे थे मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, और अब बात की जाए कि औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? ठीक है, जिसको इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं। चिकित्सक कौन थे? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकियस बर्नियर। ये एक फ्रांसीसी यात्री थे, फ्रांकियस बर्नियर। और ये जो बीबी का मकबरा है ना, ये कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्लियर सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर बता देते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की है? 1507 में। ठीक है, बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ उपाधियाँ और भी हैं जो बता देती हूँ। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जैसे आप सभी को पता है कि खुर्रम को शाहजहां भी कहा जाता था, लेकिन जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि पर, मतलब शाहजहां की उपाधि जहांगीर ही ने खुर्रम को दी थी। ठीक है, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को नादिर उल उश और नदीरुज्जा की उपाधि प्रदान की। मतलब उस्ताद मंसूर को नादिर उस और अबुल हसन को नदीरुज्जा की उपाधि प्रदान की। अकबर ने तानसेन को कंठावरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये तीनों उपाधि अच्छे से ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से किस सुल्तान ने इनकार कर दिया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे वे निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे। इसके पहले भी एक और थे जलालुद्दीन, जो सुल्तान जलालुद्दीन जो शेख से मिलना चाहते थे, लेकिन एक बार उन्होंने
शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का प्रयास भी किया था, लेकिन जैसे उनको पता चला निजामुद्दीन औलिया को कि सुल्तान जलालुद्दीन हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो अयोधन भाग गए, मतलब चले गए। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ये प्रस्ताव रखे कि उन्हें उनसे मिलना है। लेकिन उस बात में मुझे याद आ रहा है कि एक बात में उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरी मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएंगे तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। मतलब वो इतने श्रेष्ठ थे और वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। और एक बात और फ्रेंड्स, कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, लेकिन वह किसी के दरबार में नहीं जाते थे। ठीक है, लेकिन कोई उनसे मिलना भी चाहता था तो वो मिलते भी नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, इसका देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और देवगुप्त विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? एक प्राचीन विश्वविद्यालय भी इसे कहते हैं। ये कहाँ है? बिहार में है। ये इसको जो नष्ट किया गया था, ये किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, वो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। जब ये ग्रहण करने के लिए आए थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, चलिए इसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने की है। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? गोपाल ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कब किया? 1886 में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगर बात किया जाए कि दूसरा पारसी अध्यक्ष कौन था, तो फिरोज शाह मेहता थे। दूसरा, प्रथम थे दादा भाई नौरोजी और दूसरा थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। आप सभी को पता है कि 2 गुट, मतलब कि 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। लेकिन इनके बीच समझौता कौन से अधिवेशन में हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 1886 में, मैंने तुरंत अभी जैसे बताया आपको, यह एक पारसी अध्यक्ष थे। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। सही बात है, ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और एक बात और कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? S.A. अंसारी। इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। अगर बात की जाए इसकी अध्यक्ष की, तो ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। और इसके संस्थापक थे एन.एम. जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई है? सुभाष चंद्र बोस ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका जन्म 1897 में कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, इन्हें देश नायक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक गुट का गठन किया जिसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया फ्रेंड्स। ठीक है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी बनाया गया। ठीक है, एडोल्फ हिटलर जो थे वो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। मतलब नेताजी की जो उपाधि थी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने ही दी थी। और देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? मतलब नेताजी की उपाधि जो है एडोल्फ हिटलर ने दी थी और देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। मतलब वे अपने आप को सम्मानित कर दिए थे। कौन सी उपाधि से? सिकंदर सानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किससे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल। और भी बहुत सारे अभिलेख हैं जो जिससे बहुत सारे शासक संबंधित है, जिससे चलिए आइए जानते हैं। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख यहाँ मिस हो गया है। जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और फ्रेंड्स यहाँ बात बोलूँगी कि हाथी गुफा अभिलेख जो थे, हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी अध्ययन। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिमेटिक्स। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिमेटिक्स। और तंत्रिका संबंधी रोगों का उपचार न्यूरोलॉजी कहलाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा से हुआ था और महावीर का जो विवाह हुआ था वो यशोधा से हुआ था। मतलब उनकी जो पत्नी थी, महावीर की जो पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा और गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध का जो पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। और महावीर की जो पुत्री का नाम था वो था अनोजा प्रियदर्शनी और उनकी पत्नी का नाम मैंने बता दिया यशोदा था। और महावीर का जहाँ तक देखा जाए कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। मतलब अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखें फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो उसका आंसर है अशोक, ठीक है। अशोक ने शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया। तो अशोक ने शिलालेख की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। ध्यान से रखिए 3 बातें। शिलालेख की बात यहाँ की जा रही है फ्रेंड्स। शिलालेख की संख्या है 14, ठीक है। और स्तंभ लेख की संख्या है 7 और अभिलेख की संख्या है 3। ये जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, ये तीनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं और स्टूडेंट फंस भी जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखें, ठीक है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी, ठीक है। देखिए अशोक की शिलालेख की खोज टी पैंथलर ने 1750 में किया था, लेकिन अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। चलिए जगन्नाथ मंदिर, ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसके देखिए कुछ जानकारी, बहुत सारे मंदिर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पशुपति मंदिर नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पालीताना का मंदिर ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और विरूपाक्ष का मंदिर ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे जो जितने भी मंदिर मैंने आप सभी को बताया, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। अगर देखा जाए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में
भारत पर आक्रमण किया था और करनाल 1739 की मतलब करनाल की जो युद्ध हुई थी 1739 में, मोहम्मद शाह को हराकर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों ही छीन लिया था। ठीक है, बात की जाए शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था, तो किसके द्वारा उपहार में दिया गया था, तो मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था ये उपहार, मीर जुमला के द्वारा। और शाहजहां जो है वो दिल्ली में स्थित लाल किले का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, लॉर्ड लिनलिथगो। तो और भी बहुत सारे योजना हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, सुनिएगा। वेवल योजना किसके समय में हुई थी, लॉर्ड वेवल के समय में। कैबिनेट मिशन ये भी लॉर्ड वेवल के समय में हुई थी। सांप्रदायिक पचांट ये हुई थी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया, ये किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी हैं, बहुत सारे नारा हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान। देखिए 3 क्वेश्चन इसको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। इसमें स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स लोग को, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री। अब पूछ रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यहाँ जय विज्ञान लग गया, इसका नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब आ गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ठीक है, ये नारा अनुसंधान अब लग गया, ये जो नारा है नरेंद्र मोदी ने दिया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ये दिया है। देखिए ये जो तीनों जो फैक्ट्स मैंने बताया है ये इसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को करवाया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लाती रहूँगी। अगर आप सभी को समाधान का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।